नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, ये हमने हमारी पिछली जो क्लासें हैं उनके अंदर कंप्लीट कर लिया था। बजट 2023 में 22-23 में कृषि क्या योगदान रहा उसको भी हमने पढ़ लिया है। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ना साथियों, वो हमारी होने वाली है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। यानी अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों से क्या लाभ होता है, कितना परसेंट उसमें फायदा होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारा राजस्थान जो है ना साथियों, वो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो खनिज जो है उनसे क्या लाभ प्राप्त होता है, और बाकी जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग आते हैं, वृहत उद्योग आते हैं, उनसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या लाभ होने वाला है। तो हमारी परीक्षा में जो प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित ही हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको क्या कर लेना है साथियों, अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप क्लासों का रिवीजन जो है वो भी करते रहें। तो चलो आज की हमारी शुरुआत करते हैं। औद्योगिक परिदृश्य, राजस्थान में हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, औद्योगिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो राज्य जो है वो प्रचुर भौतिक समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल में संपन्न है। यानी अपना जो राजस्थान है ना, उसके अंदर प्रचुर भौतिक संसाधन है। क्या है? भौतिक संसाधन जो है वो उसमें पर्याप्त है, और खनिज जो है वो भी है उसमें। इसीलिए राजस्थान क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी राजस्थान को कहा जाता है। साथियों, विश्व में प्रसिद्ध हस्तशिल्प जो कला है, हथकरघा उद्योग है, उनमें भी अपना राजस्थान जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। पहला कौन सा होता है साथियों? पहला कृषि होता है, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का, वो कौन सा होता है? तो वो होता है उद्योग। तो हम अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र जो है उसकी जानकारी अपनी क्लास के अंदर लेने वाले हैं। राज्य के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक एमएसएमई लिए रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, कपड़ा और आगामी अद्भुत जो पत्थर हैं उनके क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण राजस्थान का जो अमूल्य पत्थर साथियों, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है अपने राजस्थान में। जैसे राज्य सरकार जो है उसकी आर्थिक, क्या है साथियों? आर्थिक है। आर्थिक विकास, राजस्थान सरकार जो है अपने राज्य का आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए, निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए निरंतर जो है वो क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। यानी अपने राजस्थान के पास प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन है, लेकिन अगर वो यहीं पर रह जाएंगे, सीमित रह जाएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं रहेगा। इसलिए राजस्थान सरकार जो है, यहाँ पर जो भी खनिज संसाधन है, उद्योग है, उनसे जो वस्तुएं निर्मित होती हैं उनको क्या करने का लगातार प्रयास कर रही है? निर्यात करने का, अलग अलग जगह पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो और हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊंचाइयों को छुए। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। किसको बढ़ावा देने के लिए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क APIR जो है उसकी स्थापना की गई है। उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। अगर हम बात करें भारत के अंदर कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो हमारा राजस्थान जो है औद्योगिक दृष्टि से भारत के अंदर 10वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है साथियों? 10वें स्थान के ऊपर हमारा राजस्थान आता है, जिसमें कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण
प्रश्न आ सकता है, क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास जो है वो कहाँ पर हुआ है? अपने कोटा जिले के अंदर हुआ है, इसलिए कोटा को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, कोटा को कहा जाता है औद्योगिक नगरी कहा जाता है साथियों। कहाँ की औद्योगिक नगरी? राजस्थान की औद्योगिक नगरी जो है वो अपने कोटा को कहा जाता है। राजस्थान निर्माण के समय राज्य में मात्र 11 वृहद उद्योग थे। हम जब राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, ये सब पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं ना साथियों, तो हमें क्या है कि उस समय जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, उस समय मात्र कितने उद्योग थे अपने राजस्थान के अंदर? 11 बृहद उद्योग थे, बड़े उद्योग थे। सिर्फ कितने? तो 11 थे। 7 जिसमें सूती वस्त्र उद्योग थे और 2 जिसमें सीमेंट, चीनी उद्योग तथा 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। ये हमारे जब राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय की औद्योगिक व्यवस्था थी साथियों। अब देखो, बात करते हैं वर्ष 1978 की। कब की बात करते हैं? 1978 की। 1978 में केंद्र प्रवर्तित योजना जिला उद्योग केंद्र के तहत राजस्थान में उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान में जो कार्यरत हैं, जैसे 36 उद्योग केंद्र हैं और 8 उपकेंद्र हैं। योजना के अंदर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी जो हैं वो प्रवेश करें राजस्थान में, तो उनके लिए जो योजना चलाई गई है उसमें 36 उद्योग केंद्र स्थापित किए गए और 8 उपकेंद्र, जिसमें से देखो आबू रोड में, फालना में, किशनगढ़ में, सुजानगढ़ में, बालोतरा के अंदर, मकराना के अंदर, ब्यावर में और निमराना में ये जो केंद्र है वो साथियों स्थापित किए गए थे। राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की हम बात करें तो देखो, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? खनन आता है, विनिर्माण आता है, उत्खनन आता है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी जो सेवाएं हैं, निर्माण क्षेत्र जो है वो हमारे उद्योगों के अंदर शामिल किया जाता है। यानी खनन और उत्खनन, विनिर्माण जो है वो सब किस में शामिल किया जाता है साथियों? उद्योगों के अंदर, जिसमें विद्युत का निर्माण, गैस, जलापूर्ति और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। उद्योग क्षेत्र में बात करें वर्ष 2022-23 के अनुसार, तो इसमें स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मुकाबले 6.32% की क्या हुई साथियों? वृद्धि हुई। 2011-12 के मुकाबले 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई? उद्योगों से 6.32% की साथियों वृद्धि हुई, याद रखना। प्रचलित मूल्यों पर भी क्या हुई साथियों? वृद्धि देखी गई। तो कितनी हुई? 15.2% की प्रचलित मूल्यों के ऊपर वृद्धि देखी गई। किसके मुकाबले? 2011-12 के मुकाबले उद्योगों से प्राप्त होने वाले लाभ की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर तो देखी गई 6.32% की, और प्रचलित मूल्यों के ऊपर वृद्धि जो है वो देखी गई 15.2% की साथियों। क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई। किस क्षेत्र में? उद्योग क्षेत्र में। किसके मुकाबले? 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2022-23 में ये जो है वो वृद्धि देखी गई, क्योंकि उद्यमियों को सुविधाएं ज्यादा मिली तो निर्यात जो है वो अधिक हुआ। उद्योग क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 में और 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर कितनी हुई और स्थिर मूल्यों पर कितनी हुई, उसकी हम बात करें तो देखो, ग्रॉस स्टेट वेरिएशन एडिशन, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो क्षेत्रवार में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो कुल देखो 2.4 लाख करोड़ थी, जिसमें से 27.76% वृद्धि दर किसमें दर्ज की गई साथियों? तो ये याद रखें, स्थिर मूल्यों के ऊपर तो 6.32% की वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई,
और प्रचलित मूल्यों के ऊपर जो है वो कितने परसेंट, 15.2% वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई। वार्षिक वृद्धि की दर की हम बात करें तो स्थिर मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि दर जो है ना साथियों, वो 3.71% दर्ज की गई स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर दर्ज की गई 9.18% की। ये हमारे 11-12 के मुकाबले 22-23 की वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं उद्योगों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। साथियों, उद्योग क्षेत्र स्थिर मूल्य जो है 2011-12 के सकल, क्या है ये, सकल राज्य मूल्य संवर्धन की हम बात करें तो 2022-23 में तो 6.32% की वृद्धि दर से बढ़कर कितनी हो गई थी, 11-12 में 6.32% जो थी वो बढ़कर 22-23 में कितनी हो गई, तो याद रखना कितनी हो गई, 2.4 लाख करोड़ जो है वो अनुमानित की गई है। ये हमें याद रखना है। प्रचलित मूल्यों की बात करें तो राज्य सकल घरेलू मूल्य संवर्धन 2022-23 में 15.2% की वृद्धि दर से बढ़ी और वो कितनी हो गई, 3.58 लाख करोड़ %। उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्य 2011-12 और राज्य सकल घरेलू उत्पाद या संवर्धन 2011-12 के मुकाबले 22-23 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर की हम बात करेंगे तो 3.71% दर्ज की गई, और प्रचलित मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि दर की हम बात करेंगे तो 9.18% जो है वो साथियों दर्ज की गई थी। अब 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रवार, क्या है, उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान है साथियों, क्या है, क्षेत्रवार योगदान। तो स्थिर पर 2011-12 पर 27.76%, प्रचलित मूल्यों पर 27.31% है। अब देखो औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर 22-23 में योगदान 21-22 की तुलना में कितना अधिक बढ़ा या फिर घटा, इसकी हम बात करते हैं। तो विनिर्माण से, यानी किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, विनिर्माण कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं जो हम तक पहुंचती हैं, उन उद्योगों की हम बात करें, विनिर्माण उद्योग की, तो प्रचलित मूल्यों पर 43.26% वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, 4.99% दर्ज की गई। ये किसके ऊपर, विनिर्माण उद्योग में प्रचलित मूल्यों की हम बात कर रहे हैं साथियों। फिर देखो निर्माण उद्योग की हम बात करते हैं तो उसमें प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, 21-22 में 32.76 थी, जो कितनी बढ़ गई, 9.10% की इसमें क्या हो गई साथियों, 22-23 में वृद्धि हो गई। विद्युत क्षेत्र की और गैस क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ना साथियों, वो विद्युत और गैस उद्योग जो है उनमें हुई। पहले कितनी थी, 13.38%, कितनी, 9.16%। जलापूर्ति और अन्य उपयोगी वस्तुओं की हम बात करेंगे, खनन और उत्खनन की बात करेंगे तो इसमें 12.60 से 3.71% साथियों। विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी वस्तुओं में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो 9.16% रही है। यानी सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से क्षेत्र में रही है, तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति, इनके अंदर सबसे अधिक वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है। अब औद्योगिक क्षेत्र में हम क्षेत्रवार योगदान की बात करें, यानी उद्योगों के अंदर जो क्षेत्र हैं अनेक, उनकी अगर हम बात करेंगे साथियों तो सबसे ज्यादा विनिर्माण से प्राप्त होता है, फिर निर्माण से, फिर विद्युत, गैस व जलापूर्ति से, उसके बाद में खनन से। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की हम बात करते हैं साथियों, उससे पहले आप ये बात जान लें कि हमारा जो अनुष्का एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उनके अंदर भी आप आए और डेमो लेके देखिए। यहाँ पर विषय
विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है वो साथियों क्या करवाया जाता है, अध्यापन करवाया जाता है। तो एक बार यहाँ पर पधारें और अन्य एक्टिविटीज के अंदर भी आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो आपके भविष्य निर्माण में काफी योगदान देगा साथियों। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या कर लेना है, अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, और अन्य विषयों की क्लासेस जो है वो भी हमारे चैनल के ऊपर चलती हैं, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की हम बात करेंगे साथियों। तो आईआईपी एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित वर्ष आधार पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा जो अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है, यानी कि कम समय के अंदर उद्योगों के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं उनको ये मापता है। राष्ट्र कौन मापता है, आईआईपी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ के द्वारा मासिक आधार पर इसका संकलन किया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसके द्वारा एक महीने के आधार पर कितना क्या हुआ उसका आंकलन किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार ये हम पढ़ रहे हैं। आईआईपी श्रृंखला 3 वृहद समूहों के ऊपर आधारित है। ये आईआईपी जो श्रृंखला है ना वो अल्पकालिक समय के, कम समय के अंदर क्या फायदा हुआ है उद्योगों के अंदर, उत्पादन, निर्यात आदि जो है उनकी जानकारी देता है। तो कुल 100%, तो विनिर्माण से स्वतंत्र 0.63%, विद्युत से कितना हुआ 7.99%, और खनन से कितना हुआ 14.37%। कुल वस्तुएं जो थी विनिर्माण के अंदर 407 थी, और विद्युत के अंदर 1, खनन के अंदर 1 को शामिल किया गया था। राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण, यानी राजस्थान के जो उद्योग हैं उनको कितनी प्रकार से बांटा जाता है, तो आकार के आधार पर यानी बड़े छोटे आदि के आधार पर बांटा जाता है, विनिर्माण और उपभोग के आधार पर बांटा जाता है, और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण साथियों किया जाता है। अब देखो हम बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर उद्योगों को जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। आकार के आधार पर याद रखेंगे कितने भागों में बांटा जाता है, उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक आते हैं सूक्ष्म उद्योग, एक आते हैं लघु उद्योग, और एक आते हैं मध्यम उद्योग। अब प्रश्न हमारा बनता है कि सूक्ष्म उद्योग में जो इन्वेस्टमेंट की राशि जो है उसके ऊपर प्रश्न बनता है साथियों। तो देखो सूक्ष्म उद्योग में निवेश की राशि कितनी होगी तब उनको सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। तो 1 करोड़ तक का निवेश जहां पर होता है वो कौन सी श्रेणी में शामिल होते हैं, सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में शामिल होते हैं साथियों। और जिनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए तक का। सूक्ष्म उद्योग कौन से होंगे, जिनमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा 1 करोड़ रुपए का और टर्नओवर कितना होगा 5 करोड़ रुपए का, उनको हम कौन सा उद्योग कहेंगे साथियों, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। अब हम बात करते हैं लघु उद्योगों की। कौन से उद्योगों की बात करते हैं, लघु उद्योगों की बात करते हैं। तो देखो इनका निवेश जो है वो कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ तक की राशि जहां पर इन्वेस्ट की जाती है उन उद्योगों को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर लघु उद्योग कहा जाता है। और इनका टर्नओवर जो है वो कितना हो सकता है, 5 करोड़ से लेकर 58 करोड़ तक का इनका टर्नओवर साथियों हो सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की राशि इनमें इन्वेस्ट की जाती है लघु उद्योगों में, और टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 58 करोड़ तक हो सकता है। जब हम बात करते हैं मध्यम उद्योगों की, कि अपने राजस्थान के अंदर मध्यम उद्योग कौन से आते हैं, तो मध्यम उद्योग जो है वो साथियों होते हैं जिनमें इन्वेस्ट की राशि होती है 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की। कितनी होती है, 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की राशि होती है। और इनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से लेकर और 250 करोड़ रुपए तक का साथियों हो सकता है। वो उद्योग जो है वो कौन से कहलाते हैं, मध्यम उद्योग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, मध्यम उद्योग। तो हमने क्या जान लिया
कि आकार के आधार पर उद्योगों को जो है वो कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। ये बात हमने जान ली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो है, नई परिभाषा जो है ये जो हमने पढ़ी है ना साथियों, ये कब आई है याद रखना, जुलाई 2020 से ये नई परिभाषा जो है वो उद्योगों के आकार के आधार पर जारी की गई है। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, सूक्ष्म यानी हमने पढ़ा 1 करोड़ से कम निवेश होना चाहिए, जो नई परिभाषा आई है। लघु जो 1 से 10 करोड़ तक का होना चाहिए, और मध्यम जो है 10 से 50 करोड़ तक का होना चाहिए। टर्नओवर यानी कारोबार की जब हम बात करते हैं तो 5 करोड़ से कम होगा, और लघु उद्योगों में 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और मध्यम जो उद्योग हैं उनमें 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होगा, यानी इतना ही ये कारोबार कर सकते हैं, जो जुलाई 2020 में जो परिभाषा आई है उसके अनुसार साथियों। अब देखो, राजस्थान एमएसएमई नीति यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं उनकी हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले करते हैं राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 की हम बात करें तो देखो ये कब जारी की गई, तो डेट याद रखना साथियों, कब जारी की गई थी, 17 सितंबर 2022 को जो है वो ये नीति जारी की गई थी। कब? 17 सितंबर 2022 को। अब देखो, इसके हमें उद्देश्य पूछे जाए तो सभी श्रेणी के उद्योगों के निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाना, यानी सभी जो उद्योग हैं उनका निवेश, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और उन उद्योगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले, ये इसका उद्देश्य है। प्रावधान, उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, क्या है कि उद्योग स्थापित किए जाए तो उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए, और जो कच्चा माल, बिजली, पानी की जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं हैं, वो भी उनको कम कीमत पर और पास में ही उपलब्ध हो सके। ये भी इस नीति का क्या है साथियों, प्रावधान है। अगला क्या है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। उद्योग ऐसी जगह पर स्थापित किए जाएं जहां पर हर प्रकार की सुविधाएं जो है वो आसानी से प्राप्त हो सकें। एमएसएमई क्लस्टर्स का विकास करना, उत्पादों की गुणवत्ता के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुधार करना, यानी जो उद्योग के अंदर वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। विपणन व्यवसाय विकास के अंदर क्या करना, सहायता करना। निर्यात सहायता और उद्यमों को प्रोत्साहन देना, पुरस्कार आदि देना, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उद्योग सेक्टर के अंदर उनको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन के रूप में उनको पुरस्कृत करना साथियों। साथ ही इसके साथ ही देखो, महिलाएं जो है, जो महिला उद्यमी है और एससी एसटी या निशक्त जन उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, जो निशक्त जन है, ऐसे जो उद्यमी है उनके लिए जो है साथियों विशेष प्रावधान किए गए हैं इस नीति के अंदर। और एमएसएमई दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जब विश्वकर्मा जयंती आती है, 17 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। नीति को 20 नवंबर 2015 को क्या किया गया था, जारी किया गया था। राज्य में एमएसएमईएस को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या करवाना चाहिए, रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। किनका? उद्योगों का रजिस्ट्रीकरण। लक्ष्य क्या है, एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। इसका उद्देश्य है साथियों कि जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, उसकी सुविधा को क्या बनाना, सरल बनाना। 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल, क्या आया, नया पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल।
उद्योग पंजीकरण पोर्टल या उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। याद रखना, उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है वो कब लॉन्च किया गया साथियों? 1 जुलाई 2020 को किया गया। कब किया गया याद रखेंगे? 1 जुलाई 2020 को जारी किया गया। उद्योग आधार मेमोरेंडम क्या है? उद्योग आधार मेमोरेंडम की हम बात करेंगे साथियों। तो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 18 सितंबर 2015 को। कब हुई थी? 18 सितंबर 2015 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी साथियों। याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा। पोर्टल जो है वो वैम भारत सरकार है। इसका पोर्टल जो है वो क्या है? वैम भारत सरकार है। वर्तमान में जो है वो साथियों इसका नाम बदलकर यूआर पोर्टल कर दिया है। वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है? यूआर पोर्टल जो है इसका नाम कर दिया गया है। अब देखो, मुख्यमंत्री उद्योग लघु प्रोत्साहन योजना की हम बात करते हैं। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना की शुरुआत की गई है उसकी हम बात करें तो देखो, इसकी शुरुआत याद रखेंगे 13 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? 13 दिसंबर 2019 को हुई थी। अवधि कितनी है? 31 मार्च 2024 तक है। यानी ये योजना कब तक चलेगी? 31 मार्च 2024 तक चलने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के अंदर विनिर्माण उद्योग, मेवा व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में नए उद्योग जो है उनको क्या करना साथियों? स्थापित करना। उद्यमों के विस्तार, यानी उद्योगों का विस्तार किया जाए, उनका आधुनिकीकरण किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का उनके अंदर प्रयोग किया जाए। विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण भी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन लघु योजना जो है उसके द्वारा उद्यमियों को जो है साथियों उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य के अंदर उद्योग जो है वो स्थापित हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो, विदेशी आय की प्राप्ति हो, तो उनके लिए नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करना और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, उनका आधुनिकीकरण करना और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उनको उपलब्ध करवाना, ये जो है वो इस योजना का उद्देश्य है साथियों। इस योजना में उद्यमियों को ब्याज कितना देना पड़ेगा उसकी हम बात करें तो 25 लाख रुपए तक का अगर ऋण लिया है किसी उद्यमी ने तो उसको 8% की दर से क्या देना होगा साथियों? ब्याज देना होगा। फिर देखो, अगर 5 करोड़ तक का ऋण किसी उद्यमी ने लिया है तो उसकी ब्याज दर कितनी हो जाएगी? घट जाएगी, 6% उसको ब्याज देना पड़ेगा। 10 करोड़ तक की राशि अगर किसी उद्यमी ने ली है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको 5% की दर से क्या देना पड़ेगा साथियों? ब्याज देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्योग लघु प्रोत्साहन योजना के अंदर जो ऋण लिया है उसमें ब्याज की दर राशि ये है साथियों जो चुकाना पड़ेगा। अब हम बात करें राजस्थान एमएसएमई फेस्टिलेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एवं ऑपरेशन अधिनियम 2019 की जब हम बात करें तो ये कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 17 जुलाई 2019 को। कब लागू हुई? देखो, इनकी डेट ही पूछी जाती है ज्यादातर, 17 जुलाई 2019 को हुई थी। इसका उद्देश्य भी कथन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। उद्देश्य जो है वो राज्य के अंदर एमएसएमई की व्यवस्था जो है वो बाधा रहित होनी चाहिए, बाधा रहित स्थापना होनी चाहिए। उसको क्या किया जाए? कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। वेब पोर्टल राजस्थान उद्योग मित्र की हम बात करें,
कौन सा पोर्टल? वेब पोर्टल जो है वो है राजस्थान उद्योग मित्र साथियों। कौन सा वेब पोर्टल है? राजस्थान उद्योग मित्र, जिसको कब स्थापित किया गया है, कब शुरू हुआ है? 12 जून 2018 को हुआ है। कब हुआ है? 12 जून 2018 को हुआ है। जिसमें नोडल एजेंसी की हम बात करें, वेब पोर्टल राजस्थान उद्योग मित्र जो है उसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है साथियों। क्या दिया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट उनको जारी किया जाता है, जिससे आवेदकों को 5 वर्ष बजट 2022-23 के अनुसार तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से उनको क्या दे दी जाती है? छूट दे दी जाती है। एमएसएमई अधिनियम 2006 की हम बात करेंगे तो इसमें जो शक्तियों के तहत उद्यमियों के विलंबित यानी भुगतान के समाधान के लिए जो सुविधा परिषदें थी, जैसे 2 तो राज्य स्तर पर थी और 8 जो थी वो कहाँ पर थी? संभाग स्तर के ऊपर थी। इनको सुरक्षा देने वाली, सुविधा देने वाली परिषदें। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 यानी इसमें जो उद्योग क्षेत्र के अंदर बढ़िया कार्य करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। उसकी हम बात करें तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जून 2022 में, किसके द्वारा बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जून 2022 में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरे स्थान पर चयनित किया गया। याद रखना, कौन से जिले को? करौली जिले को। ये अवार्ड एमएसएमई सेक्टर के विकास तथा प्रमोशन में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाएगा। राज्य में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम में सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर व करौली जिले का भी चयन किया गया था। इसके अंदर राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है कि किसी भी तरह के उत्पाद, वस्तुएं जो है, सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में भेजना, बाहर के किसी देश को बेचना, मतलब अपने देश से जो चीज़ें बाहर दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जा रही हैं वो क्या कहलाता है साथियों? निर्यात कहलाता है। तो निर्यात को प्रोत्साहन देना ताकि निर्यात से हमें विदेशी राशि प्राप्त हो, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, फायदा हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देना। राजस्थान में निर्यात का क्या महत्व है? राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लाभ होता है। बाजारों के अवसरों का क्या होता है? विस्तार होता है। बाजार बढ़ते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता में क्या होता है? सुधार होता है। संयंत्र, मशीनरी, विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीक में सुधार होता है। अधिक रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना भी होता है। विदेशी मुद्रा आती है। 16 वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, बाकी सभी अन्य में आते हैं। यानी कितनी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? याद रखेंगे, 16 वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। राजस्थान में निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जिनका सबसे ज्यादा निर्यात होता है राजस्थान में? अभियांत्रिकी वस्तुएं जैसे कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प वस्तुएं, रासायनिक और सामंजस्य, इन वस्तुओं का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना % योगदान रहता है? जो राजस्थान से निर्यात होती हैं 5 प्रकार की वस्तुएं, उनसे कितना राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लाभ होता है? 60% लाभ होता है। राजस्थान सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि निर्यात से विदेशी राशि प्राप्त होती है, तो उसके लिए क्या योजना है? मिशन निर्यातक बनो। क्या है? मिशन निर्यातक बनो, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2021 को। कब हुई थी मिशन निर्यातक बनो? 29 जुलाई 2021 को हुई थी। विभाग प्लस रिको के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी सीतापुरा से। सीतापुरा कहाँ पर है? जयपुर में है।
इसका उद्देश्य है उत्पादक को सीधे निर्यात प्रक्रिया से जोड़ना, यानी वस्तुओं का उत्पादन हो गया और उसको सीधे कहाँ भेज देना, निर्यात कर देना। अगली है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना 2019। कौन सी है? राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है 2019। औद्योगिक नीति 1994 में इस योजना की क्या की गई थी साथियों? घोषणा की गई थी, जिसमें 15 श्रेणियों में 33 यानी 32 और 1 33 हो गए उत्कृष्ट निर्यातकों को क्या दिए जाएंगे? पुरस्कार दिए जाएंगे। 33 उद्यमियों को इसमें क्या दिए जाएंगे साथियों? पुरस्कार दिए जाएंगे निर्यात को बढ़ाने के लिए। एक तो दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जिसने सबसे अधिक कार्य किया, यानी 32+1 उत्कृष्ट निर्यातक को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड इसमें साथियों दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अगली है अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना, यानी जो अंतरराष्ट्रीय मेले लगते हैं वहां पर किसी उद्यमी ने भाग लिया है तो उनको सहायता देने वाली योजना साथियों। इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 में और इस योजना को मार्च 2025 तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। क्रियान्वयन जो है वो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद जो है वो कर रही है इसका। विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाइयों को 50% की दर से अधिकतम 1 लाख तक पुनः भरण किया जाता है और राज्य की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए 10 लाख रुपए का क्या है साथियों? इसमें प्रावधान है। एक जिला एक उत्पाद योजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी प्राप्त हो सके, लाभ हो सके, उसकी हम बात करें तो उसकी जो अगली योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिले का एक उत्पाद जो है उसको शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले, ये क्या लिखा है? क्षमता है, क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना कि सबसे बढ़िया उत्पाद कौन सा है उसकी पहचान करना कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद सबसे बढ़िया है, जो फेमस हो सकता है, उसका निर्यात किया जा सकता है, उससे अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है, उसकी पहचान करना साथियों और उसको बढ़ावा देना। प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना और राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों का क्या करना? गठन भी करना साथियों। अगली जो संस्था है निर्यात, हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान में निर्यात को बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी हम बात कर रहे हैं साथियों। तो अगली है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसकी स्थापना हुई 8 नवंबर 2019 को। कब हुई? 8 नवंबर 2019 को हुई। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, इसकी स्थापना हुई 23 अक्टूबर 2019 को। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012 से स्टार्ट है, जिसमें उनको उद्यमियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? REPC की स्थापना की गई है साथियों। उद्योग और वाणिज्य विभाग की बात करें तो उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 36 जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र, जयपुर में 2, अजमेर 2, जोधपुर में 2, 8 उपकेंद्र बनाए गए हैं। 10 सूक्ष्म और लघु सुविधा परिषदों का क्या किया गया है? गठन किया गया है। हम किस चीज की बात कर रहे थे? आज हमने क्या पढ़ा है अपनी क्लास के अंदर साथियों? हमने पढ़ा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर द्वितीय क्षेत्र जो है कौन सा है? उद्योग। उनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान, इसकी हमने चर्चा की है।
तो आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है, क्लास को शेयर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या कर लेना है, अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको साथियों ज्वाइन कर लेना है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।